प्यारे बच्चों नमस्कार। करियर जंक्शन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, अपने पिछली क्लास में हमने चर्चा वाच्य की और हमने आपको बताया कि वाच्य क्या होता है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, और हमने आपको कर्तृवाच्य का स्वरूप बताया, कर्मवाच्य का स्वरूप बताया और भाववाच्य का स्वरूप बताया। तो हमने अपनी पिछली क्लास में वाच्य की चर्चा की है। और आज की जो हमारी क्लास होगी वो एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा शब्द भेद। अब देखिएगा, आज हम चर्चा करने वाले हैं शब्द भेद की। बच्चों, अगर देखा जाए तो अगर शब्द की परिभाषा देखा जाए तो आप कह सकते हैं एक या एक से अधिक ध्वनियों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है? आपका शब्द कहा जाता है। फिर से परिभाषा, यानी एक या एक से अधिक स्वतंत्र ध्वनियों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। देखिएगा, जो शब्द होते हैं उनकी जो प्रकृति होती है वो अलग अलग होती है। शब्द जो होते हैं उनकी जो प्रकृति होती है वो अलग अलग होती है। इन्हीं अलग अलग प्रकृति को जानने के लिए हमें पढ़ना होता है शब्द भेद। तो चलिए हम चर्चा करते हैं शब्द भेद की। तो हिंदी में जो शब्दों का जो विभाजन है उसके चार आधार हैं। हिंदी में जो शब्द भेद है उसके चार प्रमुख आधार हैं। तो सबसे पहला जो आपका आधार होगा, तो सबसे पहला आधार होगा वो उत्पत्ति के आधार पर होगा। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर या स्रोत के आधार पर। किसके आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर या स्रोत के आधार पर। अब देखिए, अगर उत्पत्ति के आधार पर देखा जाए या स्रोत के आधार पर देखा जाए तो आपको पढ़ना है शब्द के विभाजन। तो देखा जाए यहां से शब्द का चार स्वरूप होता है। कितना स्वरूप होता है? चार स्वरूप होता है। आपका होता है तद्भव, यहां से आपको पढ़ना है तत्सम, यहां से आपको पढ़ना है देशज, और यहां आपको पढ़ना है विदेशज। यानी अगर देखा जाए तो हम तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशज की चर्चा करेंगे उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। यह सबसे पहला स्वरूप है। अब देखा जाए जो दूसरा जो स्वरूप होगा वो होगा रचना के आधार पर, रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर। अब देखिएगा, अगर हम रचना और बनावट के आधार पर देखते हैं तो जो शब्द का जो हम विभाजन पढ़ेंगे वो कितने प्रकार से पढ़ेंगे? तीन प्रकार से पढ़ेंगे। कितना पढ़ेंगे? तीन प्रकार से। सबसे पहला जो स्वरूप पढ़ेंगे वो रूढ़ पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे यौगिक पढ़ेंगे, और जो तीसरा पढ़ेंगे वो हमारा होगा योग रूढ़ होगा। क्या होगा? योग रूढ़ होगा। अब देखिएगा, अगर कहे कि रचना के आधार पर, बनावट के आधार पर, या एक और स्वरूप कभी कभी पूछता है व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर यानी रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ये दूसरा स्वरूप है। ध्यान में रखिएगा, चाहे व्युत्पत्ति के आधार पे पूछे आपसे तो आप कितना बताएंगे? तीन। सबसे पहला कौन? रूढ़, फिर यौगिक, फिर योग रूढ़। और अगर आपसे पूछे कि स्रोत के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर तो आप बताएंगे शब्दों के कितने भेद होते हैं? बच्चे कितने भेद होंगे? चार भेद होंगे। तद्भव होगा, तत्सम होगा, देशज होगा और विदेशज होगा। ठीक। अब देखिएगा, जो अगला जो स्वरूप है वो आपका जो होगा विकार के आधार पर। आपसे पूछा जाता है विकार के आधार पर शब्द भेद। कभी भी पूछे आपसे
आपसे पूछे कि विकार के आधार पर, विकार के आधार पर, यानी विकार कह सकते हैं या रूप के आधार पर, विकार या रूप के आधार पर अगर देखा जाए तो दो प्रकार से। कितने प्रकार से? दो प्रकार से आपको पढ़ना है विकार और रूप के आधार पर। ठीक, सबसे पहला जो आपका स्वरूप होगा वो विकारी होगा, दूसरा जो स्वरूप होगा वो आपका क्या होगा? अविकारी होगा। विकारी होगा और अविकारी। हमने आपको पढ़ाया है एक चैप्टर संज्ञा से अव्यय तक, और संज्ञा से अव्यय तक हमने आपको बताया है कि कुछ शब्द विकारी होते हैं और कुछ अविकारी। तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण हमने आपको विकारी पढ़ाया है और अव्यय हमने आपको क्या पढ़ाया? अविकारी। तो यहाँ से देखा जाए तो विकार के आधार पर जो शब्द भेद है वो हमने चर्चा कर ली है। अब देखिएगा जो अगला स्वरूप होगा, अगला जो स्वरूप होगा उसमें कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि अर्थ के आधार पर, किसके आधार पर पूछा जाए? अर्थ के आधार पर। तो अगर अर्थ के आधार पर आपसे अगर पूछा जाएगा तो आपको बताना है कि शब्द चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? देखा जाए तीसरा स्वरूप इसका होगा और चौथा स्वरूप इसका होगा। यानी देखा जाए तो शब्दों का जो विभाजन है उसका चार आधार है। सबसे पहला स्त्रोत यानी उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा व्युत्पत्ति रचना बनावट के आधार पर, तीसरा किसके आधार पर? विकार के आधार पर। किसके आधार पर? विकार के आधार पर। और चौथा जो होगा वो आपका क्या होगा? अर्थ के आधार पर। अब देखिएगा अगर अर्थ के आधार पर पूछता है तो सबसे पहला स्वरूप एकार्थी होगा। क्या होगा? एकार्थी होगा। फिर आपका क्या होगा? अनेकार्थी होगा। क्या होगा? एकार्थी होगा, अनेकार्थी होगा, समानार्थी होगा, समानार्थी होगा, यानी पर्यायवाची। यानी क्या? पर्यायवाची। और यहां पर आपका विपरीतार्थी होगा। विपरीतार्थी होगा यानी क्या होगा? विलोम होगा। क्या होगा? इस तरह से आपको पढ़ना है। यही आप समोच्चारित शब्द भी पढ़ेंगे तो अर्थ के आधार पर आपको एकार्थी पढ़ना है, अर्थ के आधार पर आपको अनेकार्थी पढ़ना है, अर्थ के आधार पर यानी पर्यायवाची पढ़ना है, अर्थ के आधार पर आपको विलोम पढ़ना है। तो इस तरह से शब्द का जो विभाजन है उसका प्रमुख चार आधार है। तो कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि उत्पत्ति स्त्रोत उत्पत्ति स्त्रोत के आधार पर कितने होंगे? चार होंगे। व्युत्पत्ति रचना बनावट के आधार पर तीन होंगे। विकार के आधार पर विकार के आधार पर दो होंगे। और जो आपका अर्थ के आधार पर वो आप यहाँ से कितना पढ़ेंगे? चार पढ़ते हैं। हाँ, पांच भी हो सकते हैं लेकिन प्रमुख रूप से आप पढ़ेंगे कितना? चार। तो इस तरह से ये आपका था शब्द विभाजन का आधार। तो आज हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले किसी एक स्वरूप को उठा करके पढ़ते हैं, क्योंकि एक स्वरूप पढ़ेंगे तो उसके लिए भी टाइम लगेगा, दूसरे स्वरूप के लिए भी टाइम लगेगा। तो इसके लिए हम आपको कई क्लासेस देंगे और कम से कम 2-3 क्लासों में इनका स्वरूप हम देखेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज का जो स्वरूप होगा वो स्टार्ट करते हैं व्युत्पत्ति रचना या बनावट के आधार पर शब्द भेद। किसके आधार पर? व्युत्पत्ति रचना या बनावट के आधार पर। तो अभी हमने आपको बताया कि व्युत्पत्ति रचना और बनावट के आधार पर जो शब्द के भेद हैं वो प्रमुख रूप से 3 प्रकार से। चलिए चर्चा करने वाले हैं व्युत्पत्ति रचना या बनावट के आधार पर। प्रमुख रूप से कितने? देखिएगा व्युत्पत्ति रचना और बनावट के आधार पर प्रमुख रूप से कितने? 3। कितने होते हैं? 3 होते हैं। सबसे पहला जो स्वरूप होगा वो आपका क्या होगा?
रूढ़ शब्द होगा। क्या होगा? रूढ़ शब्द होगा। अब देखिएगा, रूढ़ का मतलब होता है कि जिसमें कोई सार्थक परिवर्तन ना हो, जिसमें कोई सार्थक परिवर्तन ना हो, या जिसका कोई सार्थक टुकड़ा ना हो, कह सकते हैं। यानी इसके अंतर्गत ऐसे शब्द आते हैं जिनको तोड़ने पर या जिसका खंड करने पर कोई सार्थक शब्द का निर्माण नहीं होता है, तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द। ध्यान में रखिएगा, परिभाषा लिखना हो तो आप परिभाषा लिख सकते हैं। लिखिएगा, इनका अपना कोई सार्थक खंड नहीं होता। इनका अपना कोई सार्थक खंड नहीं होता। चलिएगा, यानी इन्हें तोड़ा नहीं जा सकता है, और अगर टूटते भी हैं तो कहें कि कोई सार्थक खंड नहीं होगा। जैसे अगर देखा जाए, आपसे हम कहें कि एक शब्द ले लीजिए, कमल। किसकी बात करें हम? कमल की अगर बात करें तो कमल को हम तोड़ेंगे, कोई सार्थक खंड होगा? भाई ऐसे तोड़े, का तोड़े, माँ तोड़े और ला तोड़े, इस तरह से। ये तो शब्दों का क्या था? विस्तारित रूप था। क्या था? विस्तारित रूप था, लेकिन इसका कोई सार्थक खंड नहीं होगा। तो इन्हें हम किसके अंतर्गत रखते हैं? रूढ़ के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कमल की अगर बात करें, जैसे अगला हमने बात किया क्या? मक्का की। किसकी बात की? मक्का की। बताइए, मक्का कोई सार्थक खंड होगा? हमने बात किया किसका? पंखा। इसका कोई सार्थक खंड होगा? कोई सार्थक खंड होगा? नहीं होगा। हमने बात किया किसका? पुस्तक का। क्या बात किया? पुस्तक का। तो पुस्तक का कोई सार्थक खंड होगा? नहीं होगा। हमने अगर बात करें तो जैसे एक शब्द और ले लेते हैं, जैसे हमने लिया गेहूं का। कोई सार्थक खंड होगा? नहीं होगा। इस तरह से ध्यान में रखिएगा, जिसका अपना कोई सार्थक खंड नहीं होता उन्हें हम कौन से शब्द कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। यानी चाहे वो गेहूं हो, इसका अपना कोई सार्थक खंड नहीं होगा। चाहे वो कमल हो, इसका अपना कोई सार्थक खंड नहीं होगा। चाहे वो मक्का हो, इसका अपना कोई सार्थक खंड नहीं होगा। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं उन्हें हम किसके अंतर्गत रखते हैं? रूढ़ के अंतर्गत रखते हैं। यानी रूढ़ शब्द वह होते हैं जिनका अपना कोई सार्थक खंड नहीं होता है। तो चलिएगा, अब देखिए इसका दूसरा स्वरूप। दूसरे स्वरूप की अगर हम बात करें तो दूसरा हमारा होगा क्या? यौगिक होगा। दूसरा स्वरूप हमारा होगा यौगिक। अब देखिएगा, नाम से ही स्पष्ट है, दूसरा यौगिक। अब यौगिक है तो इसका मतलब क्या है? इसमें दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों का क्या है? समावेश है। अब देखिएगा, दूसरा जो होगा वो हमारा होगा यौगिक होगा, यौगिक शब्द होगा। अब देखिएगा, इसके अंतर्गत ऐसे शब्द आते हैं जो टूटने पर दो सार्थक खंडों में टूट जाते हैं। यानी इनका अपना जो खंड होगा वो दो खंड हो जाएगा और दोनों खंड क्या हो जाएंगे? सार्थक हो जाएंगे। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? कौन सा शब्द कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे देखा जाए विज्ञान, जैसे देखा जाए क्या? विज्ञान देखा जाए तो विज्ञान को जो आप तोड़ते हैं तो वी प्लस क्या लिखते हैं? ज्ञान लिखते हैं। बताइए, विज्ञान का अपना दो सार्थक खंड हुआ कि नहीं हुआ? विशेष, बी का मतलब विशेष, ज्ञान का मतलब आप जानते ही हैं। तो यानी विशेष ज्ञान वो क्या कहलाता है? विज्ञान। तो दो सार्थक खंड में टूट गया, तो इसलिए विज्ञान कैसा शब्द है? यौगिक शब्द है। कैसा शब्द है? यौगिक शब्द है। ऐसे देखा जाए तो विद्यालय, ये क्या है? विद्यालय है, तो ये भी टूट जाएगा दो सार्थक खंड में। विद्या और प्लस किस में टूटेगा? आलय में टूटेगा। क्या होगा? विद्या प्लस आलय में टूटेगा। यानी इसका जो स्वरूप होगा विद्या प्लस आलय, यानी आप विद्या के लिए आलय भी कर सकते हैं,
विद्या के लिए भी आलय कह सकते हैं। तो अपना दो खंड हो गया, तो आलय का मतलब घर और विद्या आप जानते ही हैं। तो दो सार्थक खंडों में टूट गया, इसलिए इसे क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। अब देखिएगा पाठशाला, पाठशाला ये भी दो में टूट जाएगा। भाई पढ़ने के लिए शाला है, पाठ अलग है और शाला क्या है? अलग है। भाई शाला का मतलब भी घर होता है और पाठ का मतलब क्या होता है? पढ़ना। ठीक, अब देखिएगा अगला जो स्वरूप होगा वो आपका होगा रसोई घर। रसोई घर होगा यानी रसोई अलग होगा और घर अलग होगा। देखिएगा यानी ये दो सार्थक खंड में टूटते हैं। दो सार्थक खंड में तो जिनका अपना कोई सार्थक खंड होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। जैसे एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, चाय। चाय एक यौगिक शब्द है। चाय क्या है? यौगिक शब्द है। हमने आपको संधि पढ़ाया होगा तो चय धन आ का स्वरूप बताया होगा। चय धन आ का, चय का मतलब क्या होता है? चुस्की लेना। आ का मतलब वैसे निषेधात्मक स्वरूप होता है। तो लेकिन दोनों का अपना अपना क्या है? अलग अलग अर्थ है, इसलिए चाय क्या है? एक यौगिक शब्द है। तो इस तरह ध्यान में रखिएगा, जिसका कोई अपना सार्थक खंड होगा उसे हम क्या कहेंगे? यौगिक कहेंगे। क्या कहेंगे? यौगिक कहेंगे। और जिसका अपना कोई सार्थक खंड नहीं होगा उसे हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द। तो व्युत्पत्ति, रचना और बनावट के आधार पर तीन प्रकार के शब्द, पहला रूढ़ शब्द और दूसरा क्या होगा? यौगिक शब्द। चलिए अब वैसे जानिएगा जो सामासिक शब्द होते हैं अधिकतर वो आपके यौगिक कहलाते हैं। वो आपके क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं। लेकिन कुछ सामासिक शब्द जो होते हैं वो आपके योग रूढ़ में भी आते हैं। लेकिन अब ध्यान में रखिएगा अंतर दोनों में इतना ही है कि जैसे इनका अपना कोई तीसरा अर्थ नहीं है, इनका अपना तीसरा अर्थ नहीं, यौगिक का अपना कोई तीसरा अर्थ नहीं होता, लेकिन योग रूढ़ का अपना तीसरा अर्थ होता है। तो जब तीसरा अर्थ नहीं निकलेगा तो वो यौगिक होंगे तोड़ने पर, और लेकिन तीसरा अर्थ निकल जाएगा तो क्या कहलाएंगे? योग रूढ़ कहलाएंगे। तो इस तरह से ये आपका क्या है? यौगिक शब्द। चलिएगा अगला जो तीसरा जो स्वरूप है वो हमारा है योग रूढ़। तीसरा स्वरूप है आपका योग रूढ़। योग रूढ़, अब देखिएगा योग रूढ़ सब। अब देखिए इनका भी सार्थक खंड होगा, लेकिन ये एक नया तीसरा अर्थ देते हैं। लिख लीजिएगा परिभाषा, या टूटने पर या खंडित होने पर एक नए तीसरे अर्थ का, खंडित होने पर एक नए तीसरे अर्थ का बोध कराते हैं। बोध कराते हैं। नोट लिखना हो आप नोट लिख लीजिएगा। इसके अंतर्गत बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरण आते हैं। ठीक, इसके अंतर्गत बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरण आते। ये पॉइंट 1 हुआ। दूसरा लिख लीजिएगा, अधिकतर पर्यायवाची शब्द, अधिकतर पर्यायवाची शब्द योग रूढ़ होते हैं। योग रूढ़। अब ध्यान में रखिएगा, जैसे एक एग्जाम्पल बताते, जैसे जलज, जैसे क्या लिखा है? जलज। अब देखिए जलज पर्यायवाची है किसकी? कमल की। तो इसे आप तोड़ेंगे तो जल और प्लस जा। जा का मतलब होता है क्या? जन्म लेना।
जा का मतलब जन्म लेना, और कहाँ, जल में। तो अर्थात जल में जो जन्म लेता है वो कौन होता है, कमल होता है। अब देखिएगा, यानी एक नया तीसरा अर्थ मिला। वैसे कमल क्या है, रूढ़ शब्द है, लेकिन जलज कैसा है, आपका एक नया तीसरा अर्थ दे रहा है, इसलिए क्या है, योग रूढ़ है। ऐसे आपका पंकज भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पंकज। पंकज भी कमल है, यानी पंक का मतलब क्या होगा, कीचड़ होगा। पंक प्लस क्या होगा, जा, यानी पंक का मतलब कीचड़ और जा का मतलब क्या होगा, जन्मा। तो जिसने कीचड़ में जन्म लिया हो, कहाँ, कीचड़ में जन्म लिया हो, अर्थात वो क्या होगा, कमल होगा। तो यानी पंकज और जलज दोनों किसके पर्यायवाची हैं, कमल के पर्यायवाची हैं। तो पर्यायवाची आपके क्या होंगे, योग रूढ़ होंगे। अब देखिएगा, और उदाहरण आप देखना चाहते हैं तो देखिएगा, जैसे लिखा है वज्रपाणी, जैसे क्या, वज्रपाणी। तो वज्रपाण, वज्र का मतलब क्या, अस्त्र भाई, जो वज्र है, और पाणी का मतलब हाथ। जिसने अपने हाथ में क्या धारण किया हो, वज्र धारण किया हो, तो बताइए वो कौन होगा, वज्र कौन धारण करता है, इंद्र। तो एक तीसरा अर्थ मिला कि नहीं मिला। ऐसे अगर देखा जाए तो आप कह सकते हैं लंबोदर। लंबोदर यानी लंबा उदर। लंबा उदर, तो बताइए उदर यानी पेट किसका लंबा है, गणेश जी का। अर्थात वो क्या, एक नया तीसरा अर्थ देता है। तो जब नया तीसरा अर्थ देता है तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, योग रूढ़ कहते हैं। अब देखिएगा और एग्जाम्पल, और अगर एग्जाम्पल आप देखना चाहते तो जैसे मान लेते हैं आप चक्रपाणी ले लीजिए। चक्रपाण ले लीजिए, तो जिसने हाथ में क्या, चक्र धारण किया हो, अर्थात वो कौन होगा, विष्णु हो जाएगा। ऐसे आपका होगा दशानन। क्या होगा, दशानन, यानी दशानन का मतलब क्या है, एक नया तीस के 10 आनन हो, अर्थात रावण। चक्रपाणी अर्थात क्या, विष्णु। ऐसे आपका वीणा पाणी, क्या होगा, वीणा पाणी, जिसने वीणा धारण की हो, अर्थात सरस्वती। यानी ये सब किसके, बहुब्री समास के उदाहरण। किसके हैं, कुछ बहुब्री समास के उदाहरण हैं, कुछ क्या है, पर्यायवाची। तो ध्यान में रखिएगा, बहुब्री समास के सभी उदाहरण आपके योग रूढ़ कहलाते हैं। अधिकतर पर्यायवाची शब्द आपके क्या कहलाते हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो व्युत्पत्ति, रचना और बनावट के आधार पर हमने आपको बताया कि शब्द के प्रमुख रूप से कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। ठीक, तो आप रूढ़ याद करके आइएगा, जिसका अपना कोई सार्थक खंड नहीं है। वो रूढ़ होते हैं यौगिक, जिनका 2 सार्थक खंड आसानी से हो जाता है, वो क्या होते हैं, यौगिक होते हैं। और जिनका सार्थक खंड हो जाए परंतु एक नया तीसरा अर्थ मिले, वो क्या कहलाते हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं। तो आज का जो स्वरूप है वो व्युत्पत्ति और रचना के आधार पर था। व्युत्पत्ति, रचना और बनावट के आधार पर। जो हमारा अगला स्वरूप होगा वो हम आपको उत्पत्ति के आधार पर और स्रोत के आधार पर बताएंगे। शब्दों का स्वरूप क्या होता है, शब्द के कितने भेद होते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। अच्छे से आप लोग पढ़िएगा, तैयार करिएगा और आप प्रैक्टिस करिएगा। आपको कैसे रूढ़ पहचानना है, कैसे यौगिक पहचानना है और कैसे योग रूढ़ पहचानना है। तो चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।